Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. KVS TGT वर्क एक्सपीरियंस सीरीज का लेक्चर नंबर 6 लेके आ गए हैं जिसका नाम है रेजिस्टिव सर्किट्स। ये यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले KVS TGT वर्क एक्सपीरियंस सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हमने देखे थे, उन पे एमसीक्यूज करे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, सर्किट फंडामेंटल्स और उन पे भी कुछ एमसीक्यूज हमने क्लियर करे। तो आई होप वो सभी टॉपिक्स आपके क्लियर हो। तो शुरू करते हैं, चलिए रेजिस्टिव सर्किट्स। इसके अंदर जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है सीरीज सर्किट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज सर्किट, द केस ऑफ जीरो IR ड्रॉप, पोलैरिटी ऑफ IR ड्रॉप, टोटल पावर, सीरीज एडिंग एंड सीरीज अपोजिंग वोल्टेजेस, सीरीज वोल्टेज डिवाइडर, प्रोपोर्शनल वोल्टेज फॉर्मूला इन ए सीरीज सर्किट, ओपन एंड शॉर्ट्स इन सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, लॉस ऑफ पैरेलल सर्किट, special case of equal resistance in all branches, special case of two branches, proportional current formula, open and short in a parallel circuit, series and parallel circuit, voltage division in a complex series parallel circuit, cells in series and parallel circuit. फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट को किस तरह से डिफाइन करा जा सकता है? सीरीज सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें सिर्फ एक ही करंट फ्लो पाथ है। एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक वोल्टेज सोर्स कंसीडर करती हूँ मैं यहाँ पे V, थ्री रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2, R3, सीरीज में कैसे कनेक्टेड हैं। सपोज इस तरह का कनेक्शन है, तो अगर मुझे चेक करना हो कि सीरीज में कनेक्टेड है या नहीं, मैं चेक करूंगी कि करंट डिवाइड तो नहीं हो रहा, करंट का एक ही अगर पाथ है तो मैं कहूंगी कि वो सीरीज सर्किट है। देखिए यहाँ पे करंट जो R1 में फ्लो हो रहा है वही R2 में फ्लो हो रहा है, वही R3 में फ्लो हो रहा है, वही वापस बैटरी में जा रहा है, सेम ही करंट है। दैट मीन्स ये क्या है? सीरीज सर्किट है। Series circuits are said to, resistors are said to be connected in series if the same current flow through each resistors and there is only one path for the current flow throughout. एक ही पाथ है करंट फ्लो के लिए। अगर इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमें देखनी है तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है R इक्विवेलेंट। आपको याद होगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी सीरीज में रेजिस्टेंसेस लग रखे हैं उनका सम रहेगा R इक्विवेलेंट। When resistances are connected in series, the total or equivalent resistance is equal to the sum of individual resistances, are equivalent. Next characteristics हम देखना चाहें तो फर्स्ट है total resistance equal to the sum of series resistance, बिल्कुल हमें क्लियर है। सेकेंड, current through all resistors is same, बिल्कुल सीरीज सर्किट का यही मतलब है कि एक ही करंट पाथ है। नेक्स्ट, सम ऑफ इंडिविजुअल IR ड्रॉप्स इक्वल्स द अप्लाइड वोल्टेज। देखिए अगर मैं कहूँ कि यहाँ R1 के अक्रॉस V1 ड्रॉप है, R2 के अक्रॉस V2 है, R3 के अक्रॉस V3 है, तो ये सोर्स वोल्टेज है। V से भी डिफाइन कर सकते हैं, VS से भी डिफाइन कर सकते हैं। VS will be equal to sum of voltage drop across all the resistances connected in series. KVL पे बेस्ड है। अगले कुछ लेक्चर्स में हम KVL भी क्लियर करने वाले हैं, पर अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि VS will be equal to V1 plus V2 plus V3. Then overall equal resistance is greater than the highest resistance in series. इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे कई बार स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। कि सपोज कुछ एक ऑप्शन है दैट ओवरऑल equivalent resistance in series circuit is greater than highest resistance in series or smaller than the smallest resistance in series or in between or none of the above. देखिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। थ्री रेजिस्टेंसेस हैं, एक है 1 ओम, सेकंड है 2 ओम, थर्ड है 3 ओम। सीरीज में कनेक्टेड है, बिल्कुल सीरीज में कनेक्टेड है। अगर मैं कहूँ आर इक्विवेलेंट क्या है तो आप कहेंगे 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा? 6 ओम। हाईएस्ट रेजिस्टेंस क्या था इस कनेक्शन में? 3 ओम था। आर इक्विवेलेंट उससे भी ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल ज्यादा आ रहा है। दैट मीन्स आर इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन द हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर टोटल कंडक्टेंस का इनवर्स हम देख रहे हैं देन 1/G इज इक्वल टू 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3। देखिए ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कई बार इसी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है। बट अगर सपोज आपसे एक न्यूमेरिकल फॉर्म है, सपोज इसका ही आपको जी फाइंड आउट करना है, तो इतने तामझाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पहले इसका G1 फाइंड आउट करेंगे तो आप कहेंगे 1/1 है, G2 है 1/2 है, G3 है, इसका 1/3 है। बिल्कुल आपको प्रीवियस बेसिक कंसेप्ट में हमने बताया था G क्या है? कंडक्टेंस 1/R रहता है, तो इंडिविजुअल कंडक्टेंसेस भी इनका इनवर्स रहेंगी। तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? सपोज हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेंगे, कर चुके हम, आर आ गया
तो G इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, दैट विल बी इक्वल टू 1/6 महो। इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे, इंडिविजुअल का इन्वर्स नहीं करेंगे अगर फॉर्मूले में आता है, बट फिर भी हमें ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ध्यान होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली इस पे बेस्ड आ जाता है। नेक्स्ट, when n equal resistances in series, R equivalent is equal to n times R। अगर सपोज 50 रेजिस्टेंसेज हैं 2 ओहम के जो सीरीज में कनेक्टेड है, R इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या रहेगा 50 into 2 number of resistances connected in series and resistance value of that resistor। नेक्स्ट, द केस ऑफ जीरो IR ड्रॉप। जीरो IR ड्रॉप कब होगा, IR क्या है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। अगर आपको ये वैल्यू जीरो चाहिए तो या तो I जीरो हो जाए या तो R जीरो हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है, सपोज दो केसेस हम लेके चल रहे हैं, कॉपर कंडक्टिंग वायर है, मेटालिक है, ये कैसे जीरो, इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रैक्टिकली जीरो या फिर बहुत ही कम रहता है, तो इन केसेस में VR वोल्टेज ड्रॉप जो रहेगा वो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो रहेगा। या फिर क्या हो सकता है कि सपोज किसी एक सर्किट में ओपन हो, कोई सर्किट ओपन सर्किट हो, हमने प्रीवियस ही लेक्चर में डिस्कस करा है ओपन एंड शॉर्ट सर्किट। अगर ओपन सर्किट है दैट मीन्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, करंट की वैल्यू जीरो है, तो वोल्टेज ड्रॉप IR की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट, पोलैरिटी ऑफ IR ड्रॉप देखते हैं कि IR वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। देखिए, ये करंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। सपोज इसी तरह का मैंने एक सर्किट बना लिया है जिसमें कुछ रेजिस्टेंसेस हैं R1 R2 R3। अब क्या लगता है कि ये भी सीरीज में है कि ये पैरेलल में लगता है। देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ एक इस तरह की ब्रांच बना देती और ये आपस में कनेक्टेड रहते, तब तो आप कहते हैं कि ये कुछ पैरेलल सर्किट भी है। बट अब अगर मैं यहाँ वोल्टेज सोर्स से करंट देख रही हूँ और यही करंट बिल्कुल कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है और यहाँ पे सेम ही करंट की वैल्यू आ रही है। देखिए, बिल्कुल करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, सीरीज सर्किट ही है, ये सीरीज सर्किट है। अगर मुझे वोल्टेज पोलैरिटी देखनी है कि R1 के क्रॉस जो ये V1 है इसकी पोलैरिटी किस तरह से रहेगी, तो ये करंट पे डिपेंडेंट रहेगी, करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है। देखिए, अगर मुझे करंट फ्लो करवाना है किसी सर्किट में, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था बेसिक कंसेप्ट में कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस रहना चाहिए वोल्टेज ड्रॉप होने के लिए, सॉरी करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस रहना चाहिए। सपोज मैं चाह रही हूँ कि इन दो पॉइंट्स के बीच में कुछ करंट फ्लो हो जाए, तो दैट मीन्स ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, ये लोअर पे होना चाहिए, या ये हायर पे हो जाए ये लोअर पे हो जाए, तभी करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। तो देखिए, करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, दैट मीन्स हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि सपोज ये पॉइंट है ए और बी, अगर करंट की डायरेक्शन इस तरह से है तो जिस पॉइंट पे करंट एंटर हो रहा है उसकी पोलैरिटी हम हायर लेंगे, और जिस पॉइंट से करंट लीव कर रहा है, यहाँ पे करंट लीव कर रहा है तो उसकी पोलैरिटी नेगेटिव रहेगी। तो इस तरह से हम वोल्टेज ड्रॉप्स देखेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या है, ये करंट है आई, ये यहाँ इस पॉइंट पे एंटर कर रहा है, इसे सपोज मैं सी कंसीडर कर लेती हूँ, इसे मैं डी कंसीडर कर लेती हूँ, तो इस पॉइंट की पोलैरिटी पॉजिटिव रहेगी, इसकी नेगेटिव रहेगी। उसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं। When voltage drop exists across a resistor, its one end must be more positive than the other। बिल्कुल सही है, otherwise without a potential difference no current flow through the resistor to produce IR drop। The polarity of this drop is associated with the direction of current flow। If current enters a resistor at point A and goes out from point B, then A must be positive with respect to B। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि हम पोलैरिटी किस तरह से कंसीडर करते हैं। देन टोटल पावर इन ए सीरीज सर्किट, वही सर्किट है, सिंपल सर्किट है, R1 R2 R3, वोल्टेज सोर्स लग रखा है। सपोज इसके अक्रॉस जो पावर डिसिपेट हो रही है वो P1 है, इसके अक्रॉस P2 है और इसके अक्रॉस P3 है, और ये P है या PSB सोर्स की पावर है। इस वोल्टेज सोर्स ने कितनी पावर प्रोवाइड करवाई, ये वो पावर है। देन दिस पावर P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए, ये हमने एक बेसिक कंसेप्ट में देखा था कि टोटल पावर PA प्लस PD, पावर डिसिपेटेड एंड पावर
प्रोवाइडेड शुड बी इक्वल टू 0। किस पे बेस्ड है? जितनी पावर यहाँ पे डिसिपेट हो रही है उतनी ही पावर ये वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। देन दिस P should be equal to P1 plus P2 plus P3. Total power in a complete circuit should always be equal to 0. Law of conservation of power है। बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर देख के आइएगा, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। देन सीरीज एडिंग एंड सीरीज अपोजिंग वोल्टेजेस। देखिए सीरीज एडिंग एंड सीरीज अपोजिंग वोल्टेजेस, सपोज क्या है, हमने वोल्टेजेस सोर्स को, एक से ज्यादा वोल्टेजेस सोर्स हैं आपके, वो कनेक्टेड हैं, तो हो सकता है वो दो कनेक्शंस में कनेक्टेड हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि सीरीज एडिंग हो, या तो हो सकता है कि सीरीज अपोजिंग कनेक्शन हो। तो सीरीज एडिंग कनेक्शन किस तरह का रहेगा? इन सीरीज एडिंग कॉम्बिनेशन द वोल्टेज सोर्सेज, सेल्स हो सकती हैं, बैटरीज हो सकती हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज सच दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन इज ज्वाइंट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट। देखिए अगर मैं सीरीज एडिंग बनाना चाहूं, सपोज ये V1 है, ये V2 है, तो सीरीज एडिंग में अगर एक का नेगेटिव टर्मिनल है तो दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल अगर कनेक्टेड है तो मैं कहूंगी वो सीरीज एडिंग है। इसी से बिल्कुल अपोजिट सीरीज अपोजिंग हो जाएगा। सपोज ये V1 है, ये V2 है, अगर इसका भी नेगेटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, या हो सकता है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से भी कनेक्टेड होता, तो वो दोनों ही केसेस सीरीज अपोजिंग के हैं। अगर एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो वो एडिंग है, अगर एक का दोनों सेम है, अगर नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है, या हो सकता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव भी कनेक्टेड हो, तो वो कौन सा केस होगा? सीरीज अपोजिंग का केस होगा। अब इसमें हम टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। सीरीज एडिंग में टोटल वोल्टेज, अगर इस टोटल के अक्रॉस में वोल्टेज देखना चाहूँ, V क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 हो जाएगा। बट इस केस में टोटल वोल्टेज अक्रॉस दिस कनेक्शन और कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू V1 V1 V इज इक्वल टू V1 माइनस V2 रहेगा। यहाँ पे सम रहेगा, यहाँ पे डिफरेंस रहेगा। बिल्कुल आगे कुछ हम KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ करने वाले हैं, उसके बाद आपको ये और भी अच्छे से क्लियर होगा। देखिए इन सीरीज एडिंग वोल्टेजेस द टोटल वोल्टेज अक्रॉस सर्किट इज सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस और बैटरी EMF कनेक्टेड। इन सीरीज अपोजिंग combination पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन वोल्टेज इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर, या फिर नेगेटिव भी हो सकता है कि एक का नेगेटिव हो और दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड है। इन दिस केस द नेट वोल्टेज इज डिफरेंस of the two voltages and has the same polarity as the larger of the two voltages। देखिए यहाँ डिफरेंस है, यहाँ सम है, यहाँ एक का पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव है, यहाँ एक का नेगेटिव है तो दोनों का नेगेटिव होगा या दोनों का पॉजिटिव होगा। देखिए और इसमें अगर हम कुछ एक एग्जांपल भी लेके चलते हैं, सपोज यहाँ 6 वोल्ट है, यहाँ 12 वोल्ट है, ये क्या हो जाएगा? देखिए 12 माइनस 6 वोल्ट हो जाएगा। अगर मुझे इसी तरह की पोलैरिटी चाहिए तो मैं इस V2 को देखूंगी, इस दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज हो जाएगा, तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा। अगर मैं ये चाह रही हूं कि मैं वोल्टेज की पोलैरिटी इस तरह से करूं, तो ये -6 हो जाएगा। ये भी हम बेसिक कंसेप्ट्स में देख चुके हैं कि वोल्टेज की पोलैरिटी अगर आपको डिफरेंट करनी है तो देन एक माइनस का साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा और मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। नेक्स्ट प्रोपोर्शनल वोल्टेज फॉर्मूला इन सीरीज सर्किट, या इसे हम सीरीज डिवाइडर रूल भी कह देते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए सर्किट कैलकुलेशंस करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर हम कहें कि सीरीज सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप वेरीज डायरेक्टली विद द रेजिस्टेंस, हमने ओहम्स लॉ करा था प्रीवियस लेक्चर में, V इज इक्वल टू आई आर, दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो इसी बेसिस पे अगर हम कुछ एक डेरिवेशंस करें, केवीएल केसीएल अगर हमने पढ़ रखे हो तो हम कुछ डेरिवेशन कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम दो रेजिस्टेंसेस हैं R1 R2, सोर्स वोल्टेज है V, और मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करनी है R1 के अक्रॉस और R2 के अक्रॉस, कुछ एक करंट भी फ्लो कर रहा होगा। तो अगर मुझे ये वोल्टेज V1 फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए हमारे पास सीरीज डिवाइडर फॉर्मूलेस हैं। तो V1 विल बी इक्वल टू सोर्स वोल्टेज V इनटू रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम ये वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट रेजिस्टेंस R1 एंड सम ऑफ दिस रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। उसी तरह से अगर हमें R2 के अक्रॉस फाइंड आउट करनी हो तो R2 क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज इनटू दिस रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम फाइंड आउट कर रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप, बिल्कुल ये हो जाएगा। हो सक हो सकता था कि यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस हों, तब आपका V1 क्या हो जाता, V इंटू दैट रेजिस्टेंस R1 प्लस सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। इस केस में R1 प्लस R2 प्लस R3 रहता, जितने भी रेजिस्टेंस आपके पास सीरीज में कनेक्टेड है उनका सम या आर इक्विवेलेंट यहाँ पे रहेगा। उसी तरह से V2 क्या हो जाता है, V इंटू R2, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह से आप V3 भी फाइंड आउट कर पाते हैं। देखिए इजी है, कुछ नहीं है। आपको पता है कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R1 के। हम सीरीज डिवाइडर रूल की बात कर रहे हैं। V1 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R1 एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R2 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये क्या रहेगा, सोर्स वोल्टेज इनटू दैट रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। उसी तरह से V2 भी यही रहेगा, सोर्स वोल्टेज इनटू दैट रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। नेक्स्ट, सीरीज वोल्टेज डिवाइडर। देखिए हम पढ़ेंगे कि सीरीज वोल्टेज डिवाइडर क्या होते हैं, इनकी हमें नीड क्यों पड़ी। देखिए सीरीज है, दैट मीन्स कुछ रेजिस्टेंसेस है सीरीज में कनेक्टेड है। A series voltage divider consists of two or more resistors connected in series across a voltage source. Current flowing through the resistors give rise to the voltage drop proportional to their resistances. बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा previous slide में। Such voltage divider circuits are used when it is necessary to obtain different values of a voltage from a single energy source. These voltages can be used for load needing voltages less than the battery voltage. देखिए सपोज यहाँ 10 वोल्ट का एक सोर्स है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 4 ओम का रेजिस्टेंस है। दो रेजिस्टेंसेस है सीरीज में कनेक्टेड है, 10 ओम एक वोल्टेज सोर्स है। सपोज अगर मुझे एक सर्किट की रिक्वायरमेंट है कि 10 वोल्ट से कम मुझे एक वोल्टेज चाहिए, कुछ भी वोल्टेज वो हो सकती है, तब मैं वोल्टेज सीरीज वोल्टेज डिवाइडर का यूज करूंगी। अगर देखो मुझे अगर ये V1 फाइंड आउट करनी हो और ये V2 फाइंड आउट करनी हो, किस तरह से करेंगे आप, सीरीज डिवाइडर रूल यूज कर लेंगे। सोर्स वोल्टेज क्या है 10, दैट रेजिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू 2 एंड 4 प्लस 2। देखिए ये कुछ एक वैल्यू रहेगी। उसी तरह से अगर V2 फाइंड आउट करनी हो तो सोर्स वोल्टेज इनटू दैट रेजिस्टेंस 4 अपॉन 6। ये कुछ एक वैल्यूज रहेंगी, इनकी जो भी कैलकुलेशंस हैं आप कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जो भी वोल्टेजेस हैं V1 और V2 वो 10 वोल्ट से कम ही रही होंगी, क्योंकि कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगी और कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होगी। नेक्स्ट पैरेलल सर्किट देखते हैं। सीरीज सर्किट के सारे कंसेप्ट हमने कवर कर लिए। अब नेक्स्ट है आपके पास पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट किस तरह का सर्किट होता है, जिसमें बहुत सी पैरेलल ब्रांचेस होती हैं या फिर रजिस्टर्स साइड बाय साइड कनेक्टेड होते हैं। देखिए अगर मैं एक पैरेलल सर्किट बनाना चाहूँ,
करंट के लिए बहुत सारे पाथ हैं, देखो डिवाइड हो रहा होगा, यहाँ I1 सपोज कर सकती हूँ, यहाँ I2 सपोज कर सकती हूँ, यहाँ I3 सपोज कर सकती हूँ। करंट के लिए बहुत सारे पाथ हैं, बट वोल्टेज अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करते हैं तो वोल्टेज सभी सर्किट अगर ये पैरेलल ब्रांचेस हैं तो इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू सेम ही रही होगी, और वो क्या वैल्यू रहेगी, V, जो ये सोर्स वोल्टेज है V, इस ब्रांच के क्रॉस भी यही V रहेगी और इस थर्ड ब्रांच के क्रॉस भी यही V रहेगी। Parallel circuit is branch arrangement in which two or more resistors are connected side by side across a single voltage source. Parallel connection are also called multiple connection और shunt connection. Shunt भी हम parallel circuit को ही कहते हैं. In parallel circuit, different branch load operate independently of each other. Hence, if any load is disconnected, other branch loads continue to operate. देखिए, अगर हम सीरीज की बात कर रहे थे, अगर यहाँ से आपका सर्किट ओपन हो जाए, सपोज यहाँ से मैं कह रही हूँ कि सर्किट ओपन है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, तो इसके आगे करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा, दैट मीन्स यहाँ भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है, ओपन सर्किट हो चुका है। बट अगर मैं इस पैरेलल सर्किट की बात करूं, अगर मैं यहाँ ओपन कर रही हूँ तब भी इस ब्रांच में कुछ एक करंट फ्लो करेगा, इस ब्रांच में भी करंट फ्लो करेगा, दैट मीन्स कि सभी के सभी ब्रांचेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली एक्ट करती हैं। नेक्स्ट हम करने वाले हैं लॉस ऑफ पैरेलल सर्किट। देखिए, लॉस ऑफ पैरेलल सर्किट क्या कहता है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, बिल्कुल समझ आता है, वोल्टेज जो है सभी रेजिस्टेंस जो पैरेलल ब्रांचेस है उसके अक्रॉस सेम रही होगी। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस फॉर्मूला। इस केस में अब जो इक्विवेलेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। The reciprocal of the net or equivalent resistance of the entire circuit equals the sum of reciprocal of individual resistances. बिल्कुल ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, या नहीं है तो इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पैरेलल सर्किट में 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये रहेगा। Then next is equivalent conductance. इसमें प्रीवियस सीरीज सर्किट से बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अब अगर 1/R इक्विवेलेंट है तो G इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट, G1 प्लस G2 प्लस G3। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज देयर आर मैनी पाथ्स फॉर करंट एज द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। बिल्कुल जितने भी पैरेलल ब्रांचेस हैं उतने ही करंट पाथ रहेंगे। नेक्स्ट, सम ऑफ ब्रांच करंट इज इक्वल टू द टोटल करंट सप्लाइड बाय द वोल्टेज। देखो सपोज आई है, सोर्स करंट है जो V से निकल रहा है, I1, I2 और I3, R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस ब्रांच के में करंट जो जा रहे हैं उनकी वैल्यूज हैं, तो टोटल करंट I हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। देन नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन कनेक्शन। बिल्कुल जैसे प्रीवियस केस में ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन कनेक्शन था, इस केस में क्या है, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन कनेक्शन। एक सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, और इक्विवेलेंट अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो कर सकते हैं आप, 1/3 प्लस 1/6 विल बी इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो एक वैल्यू देखिए, फाइंड आउट करके क्या वैल्यू आती है, 2 ओम रहेगी। तो इंडिविजुअल क्या है, 3 है, 6 है, 3 से भी R इक्विवेलेंट की वैल्यू कम आ रही है, दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन कनेक्शन। बिल्कुल इस स्टेटमेंट को ध्यान रखेंगे। देन स्पेशल केस ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस इन ऑल ब्रांचेस। अगर सभी ब्रांचेस का सेम ही रेजिस्टेंस है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी दैट रेजिस्टेंस वैल्यू अपॉन n, वेयर n इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। सपोज यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू 6/3 रहेगी, 2 ओम। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर 1/R इक्विवेलेंट से फाइंड आउट करेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो बिल्कुल ये जो शॉर्टकट्स हैं इनको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, स्पेशल केस ऑफ ओनली 2 ब्रांचेस। अगर सपोज 2 ही ब्रांचेस हैं, R1, R2, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, देखिए 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। इसे सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा,
R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखिए इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में इसी फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट इज प्रोपोर्शनल करंट फॉर्मूला और करंट डिवीजन रूल। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। वोल्टेज की बात कर रहे थे तो डायरेक्टली थी, V इज इक्वल टू आई आर हम कहते थे, डायरेक्टली है। अगर I की बात करेंगे तो I तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। देखिए तो इससे फॉर्मूले में क्या डिफरेंस रहेगा। सपोज ये R1 है, ये R2 है, यहाँ करंट है I1, यहाँ है करंट I2, यहाँ से जो सोर्स करंट है वो I है। तो I1 की वैल्यू क्या रहेगी, दैट सोर्स करंट इनटू सेकेंड रेजिस्टेंस R2 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। बिल्कुल ये फॉर्मूला रहेगा। देखिए यहाँ है I1 और यहाँ है R2, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले को। I इज इक्वल टू, अगर हम I2 की बात कर रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू सोर्स करंट इनटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। देखिए वोल्टेज डिवीजन में और करंट डिवीजन में क्या डिफरेंस हो जाएगा। वोल्टेज डिवीजन में अगर हम V1 की बात कर रहे थे तो यहाँ पे क्या था, R1 था। अगर V2 की बात कर रहे थे तो यहाँ पे R2 था, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर I1 की बात करेंगे तो R2 रहेगा, I2 की बात करेंगे तो R1 रहेगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक 6 मिली एम्पियर का करंट आ रहा है, 2 किलो ओम और 8 किलो ओम के दो रेजिस्टेंस है, पैरेलल में कनेक्टेड है। बिल्कुल पैरेलल में कनेक्टेड है क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है इनमें, तो आपको I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसे नहीं फाइंड आउट कर सकते, आपको सोर्स वोल्टेज नहीं दे रखी है। अगर सोर्स वोल्टेज दे रखी हो तब भी हम इसे बिना करंट डिवीजन फॉर्मूला के फाइंड आउट कर सकते हैं। देखेंगे आगे किस तरह से फाइंड आउट हो पाएगा। बहुत से एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करेंगे और नॉर्मल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या रहेगा, करंट डिवीजन रूल लगा लेते हैं। I1 विल बी इक्वल टू सोर्स करंट दैट इज 6 मिली एम्पियर। दैट मीन्स आपका जो I1 है वो भी मिली एम्पियर में आएगा, इनटू रेजिस्टेंस। देखो I1 क्या है, 2 किलो के में 2 किलो ओम के अक्रॉस है, तो I2 वाला रेजिस्टेंस रहेगा दैट इज 8 एंड अपॉन सम ऑफ दिस रेजिस्टेंसेस 2 प्लस 8। देखिए वैल्यू निकालिए, क्या रहेगी, 4.8। यूनिट्स क्या रहेंगे, मिली एम्पियर। इसी तरह से I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो सोर्स करंट, अब I2 है, I2 इस ब्रांच का करंट है तो इससे दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस हम ऊपर लेंगे और अपॉन क्या रहेगा, सम ऑफ दिस टू रेजिस्टेंसेस। वैल्यू क्या आएगी, 1.2 मिली एम्पियर। इजी है, सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 3 रेजिस्टेंसेस हैं, 4 किलो, 6 किलो, 12 किलो के। करंट्स I1, I2, I3 फाइंड आउट करने हैं, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, पावर डेवलप्ड बाय ईच रेजिस्टर, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए आर इक्विवेलेंट किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे, या तो आप कहो कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। या किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मैं ये सपोज कर रही हूँ कि ये सिर्फ ये 2 ही ब्रांचेस हैं, अभी थर्ड ब्रांच को भूल जाओ, ये 2 ही ब्रांचेस हैं। तो अगर 2 ही ब्रांचेस हैं तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 12, 6 प्लस 12। देखिए कैलकुलेशन कीजिए और क्या वैल्यू आती है, वैल्यू रहेगी 4 किलो ओम। देखिए किलो ओम के रेजिस्टेंसेस हैं, दैट मीन्स यहाँ आर इक्विवेलेंट भी 4 किलो का रहेगा। दैट मीन्स ये दोनों ब्रांचेस हम सॉल्व कर चुके हैं। क्या हो जाएगा, 4 किलो ओम, यहाँ क्या हो जाएगा 4 किलो ओम, और यहाँ पे वही वोल्टेज सोर्स
12 वोल्ट का रहेगा। देखिए अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है तो इजीली हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये फाइनल आर इक्विवेलेंट है, दोनों इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस क्या है 2, दैट मीन्स 4/2 इज इक्वल टू 2 किलो ओम। दैट मीन्स आर इक्विवेलेंट की फाइनल वैल्यू क्या है 2 किलो ओम। अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं 12 वोल्ट 2 किलो ओम और यहाँ से करंट आई है वो आ जाएगा आपके पास। अगर आपको अब ये आई करंट फाइंड आउट करना है, ये करंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो पहले आप इस करंट आई को फाइंड आउट करेंगे। ये क्या वैल्यू रहेगी, V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। 12 इज इक्वल टू आई इंटू 2। देखिए अब यूनिट्स का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अगर रेजिस्टेंस किलो में है दैट मीन्स करंट मिली में आएगा, 10 रेज टू पावर 3 10 रेज टू पावर -3 रहा होगा। देखो किलो और मिली आपस में कनेक्टेड है। दैट मीन्स करंट की वैल्यू क्या है 6 मिली एम्पियर। करंट क्या आ गया 6 मिली एम्पियर। ये करंट है आपके पास 6 मिली एम्पियर। देखिए यही करंट ये रहा होगा, ये 6 मिली एम्पियर करंट है। अगर दो इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं तो ये करंट भी इक्वली डिवाइड होगा इन दोनों में। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 की वैल्यू 6/2, क्योंकि दो ब्रांचेस में इक्वली डिवाइड हो रहा है तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2। उसी तरह से I2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, सॉरी इस ब्रांच करंट की वैल्यू जो भी ये I सपोज I डैश है, I2 नहीं हम इसे सपोज कर सकते क्योंकि I2 6 किलो के अक्रॉस है और ये 4 किलो है, तो ये भी क्या आ जाएगा 6/2, दैट मीन्स 3 मिली एम्पियर। वैल्यू क्या रहेगी 3 मिली एम्पियर। तो देखिए हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, I1 फाइंड आउट कर लिया, I फाइंड आउट कर लिया और I1 फाइंड आउट कर लिया। देखिए तो अब ये जो सेकंड ब्रांच है, ये जो सर्किट हमने सॉल्व करा था जो 4 आया था, यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो उसकी वैल्यू आ रही है 3 मिली एम्पियर। इसे अलग से बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 मिली एम्पियर 6 किलो 12 किलो इस तरह से बन जाएगा। यहाँ क्या है I2 और यहाँ है I3। अगर I2 आपको फाइंड आउट करना होगा तो क्या करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं, 3 रहेगा। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, अगर 6 के अक्रॉस देख रहे हैं तो ये वैल्यू रहेगी 12/6 + 12। देखिए कैलकुलेशन कीजिए और एक वैल्यू रहेगी। उसी तरह से I3 फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 सोर्स करंट इंटू 6 + 12। देखिए क्या वैल्यूज रहती हैं ये, 2 मिली एम्पियर। उसी तरह से ये 1 मिली एम्पियर आ जाएगा। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आई की वैल्यू है 6 मिली एम्पियर, I1 3 मिली एम्पियर, I2 2 मिली एम्पियर एंड I3 1 मिली एम्पियर। अगर आपको ये चेक भी करना हो, देखिए सोर्स करंट I इज इक्वल टू I1 + I2 + I3 रहना चाहिए। हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा इसकी, तो देख लेते हैं कि हमारे आंसर सही है कि नहीं। देखो 6 के इक्वल आना चाहिए, I1 क्या आ रहा है 3, I2 क्या आ रहा है 2, I2 2 है एंड I3 क्या है 1। देखिए क्या ये दोनों सेम इक्वल इक्वेशन ट्रू हो रही है। अगर ये ट्रू है दैट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल सही है, डिवीजन आपका बिल्कुल सही है, वैल्यूज आपकी बिल्कुल सही आई है। नेक्स्ट, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। पावर सप्लाइड बाय द बैटरी हमें फाइंड आउट करनी है। किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या रहता है V × I। तो वोल्टेज सोर्स क्या है 12 और सोर्स करंट कितना आ रहा था I 6 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर। दैट मीन्स ये वैल्यू क्या रहेगी मिली वॉट में। पावर की यूनिट क्या रहते हैं वॉट में, वैल्यू रहेगी मिली वॉट में। क्या वैल्यू आ रही है 36 मिली वॉट। नेक्स्ट, पावर डेवलप्ड बाय ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर की में कितनी पावर डेवलप हो रही है। अगर कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, एक है 4 किलो, एक है 6 किलो और एक है 12 किलो। किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं इनके अक्रॉस जो वोल्टेज रही होगी
वो क्या होगी, सेम ही होगी क्योंकि पैरेलल में है, और वो क्या रही होगी, 12 वोल्ट। जो वोल्टेज सोर्स के क्रॉस वोल्टेज है वही रही होगी वोल्टेज। दैट मीन्स V इंटू आई के अगर फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है तो वोल्टेज तो तीनों के केस में क्या रहेगी, 12। और करंट इस केस में जो कौन सा हो जाएगा, जो 4 किलो के रेजिस्टेंस में जा रहा है, जो यहाँ जो 6 में जा रहा है और यहाँ जो 12 में जा रहा है। तो देखिए ये वैल्यूज क्या है, 12 की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर, ये है 2 मिली एम्पियर, और जो 12 की जो 4 किलो है, I1 की वैल्यू है 3 मिली एम्पियर। देखिए जो भी ये वैल्यूज आती हैं, ओके यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, ये वैल्यू है 72, 12 इंटू 6, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन को भी चेक करना हो तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर ये वैल्यू ट्रू हो रही है दैट मीन्स आपके सारे आंसर्स ट्रू होंगे। देखिए इसे चेक करके देख लीजिएगा। तो बिल्कुल हमने एक अच्छा सा क्वेश्चन देखा जिसमें 3 रेजिस्टेंसेस थे, सॉरी पैरेलल में कनेक्टेड थे, उनमें कौन कौन से करंट किस तरह से डिवाइड हो रहे हैं हमने वो देखा। हमने करंट डिवीजन रूल का बहुत अच्छा सा यूज करा, हमने आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना सीखा। फिर पावर हमें पता है वोल्टेज इनटू करंट रहता है, तो वो फॉर्मूले से भी हमने सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखा। बहुत ईजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो हो सकता है कि इस तरह का सर्किट दे रखा हो, सिंपल से आपसे कोई भी एक चीज पूछी जा सकती है। हो सकता है कि वो आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना पूछ ले, या I2 पूछ ले, या I3 पूछ ले। तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सब क्लियर होना चाहिए ताकि आप कुछ भी फाइंड आउट कर पाए। किसी भी तरह से वो क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर बिल्कुल सही करेक्टली दे पाए। नेक्स्ट, ओपन इन ए पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में ओपन है ओपन का क्या मतलब है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दैट मीन्स करंट की वैल्यू क्या है, जीरो। प्रीवियस ही लेक्चर में हम ये देख चुके हैं, ओपन एंड शॉर्ट इन ए सर्किट। उस लेक्चर को बिल्कुल देखिएगा। देखिए क्या हो सकता है, दो केसेस हो सकते हैं। सपोज यहाँ एक बल्ब है, दो ब्रांचेस हैं, सपोज ये दो बल्ब है, B1 B2 B1 B2। देखिए हो सकता है कि जो ओपन है वो मेन लाइन में हो या किसी पैरेलल ब्रांच में हो। ये मेन लाइन है आपकी। सपोज यहाँ पे कुछ एक ओपन है, या इस केस में हमारे पास यहाँ ये ब्रांच, ये जो पैरेलल ब्रांच है उसमें ओपन है। तो क्या होगा, अगर सपोज मेन ब्रांच में ही ओपन है, यहाँ रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो इन दोनों बल्ब में करंट नहीं जाएगा। दैट मीन्स इन दोनों में से कोई भी ग्लो नहीं करेगा। अगर मेन लाइन में ना होके किसी ब्रांच में आपका ओपन है, दैट मीन्स आपका B1 ग्लो नहीं करेगा बट B2 ग्लो करेगा, क्योंकि B2 इंडिपेंडेंट है B1 से। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओपन इन ए मेन लाइन प्रिवेंट द फ्लो ऑफ करंट टू ऑल ब्रांचेस, फुल अप्लाइड वोल्टेज इज अवेलेबल अक्रॉस द ओपन। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, बिल्कुल उसे ध्यान से देखिएगा। जहां पे भी ओपन होगा वहां पे पूरी की पूरी वोल्टेज उसके अक्रॉस रहेगी, दिस वोल्टेज, ठीक है। And if open has occurred in a branch, there would be no current in that particular branch. However, other branches would remain connected to the supply and receive current. Next, short in a parallel circuit. Short का क्या मतलब है भी समझ लेते हैं। अगर सपोज रेजिस्टेंसेज हैं R1 R2 R3 है, इसके अक्रॉस अगर शॉर्ट हो जाए, सपोज ये वायर, ये जो वायर है इससे शॉर्ट सर्किट हो रहा है। इस चीज का क्या मतलब है, शॉर्ट सर्किट है दैट मीन्स रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली सॉरी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो रहेगा। सारा का सारा करंट आपका इस ब्रांच में आने वाला है, मैक्सिमम करंट कल कर रखा है हमने, मैक्सिमम करंट इस ब्रांच में रहेगा। दैट मीन्स अगर जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उनमें से अगर मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, अगर उनकी करंट कैपेसिटी से इंक्रीज करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स वो बर्न आउट हो सकते हैं। तो हमारे पास प्रोटेक्शन होनी चाहिए फ्यूज की। अगर देखिए यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया है, दैट मीन्स वोल्टेज क्या हो जाएगा,
करंट मैक्सिमम हो जाएगा, वोल्टेज जीरो हो जाएगा। इसके क्रॉस, अगर इसके क्रॉस जीरो है, पैरेलल में लग रखे हैं, तो इसके क्रॉस भी जीरो रहेगा, इसके क्रॉस भी जीरो रहेगा और इसके क्रॉस भी जीरो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज पैरेलल सर्किट है, सीरीज और कुछ रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज में भी कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन भी है। देखिए ये रेजिस्टेंस R2 और R3 पैरेलल में कनेक्टेड है और ये जो कॉम्बिनेशन है, जो ये कॉम्बिनेशन है वो इसके 5 और 1 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ से जो भी करंट है यहाँ पे डिवाइड होगा, देन अगेन सम होके यहाँ पे सेम ही करंट आएगा आई, इसके इक्वल ही ये करंट रहेगा आई। देखिए फाइंड आउट क्या करना है, reduce into equivalent series circuit, and second is find current and voltage drop across each resistor। देखिए किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। दो रेजिस्टेंसेस हैं 6, 3 और 6 के आर इक्विवेलेंट। अभी हमने कुछ टाइम पहले ये कॉम्बिनेशन का फाइंड आउट करा, 3 + 6 का, 3 और 6 का 2 ओहम, 2 ओहम ये वैल्यू रहेगी आर इक्विवेलेंट की। देन ये कॉम्बिनेशन 5, 2 और 1 ये आपस में सीरीज में रहेंगे। अब इसका इन दोनों का इक्विवेलेंट इन दोनों के साथ सीरीज में रहेगा, दैट मीन टोटल आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 5 + 2 + 1। क्या वैल्यू आएगी, 8 ओम। दैट मीन्स इस तरह से आप एक सीरीज सर्किट बना सकते हैं, 8 ओम और यहाँ पे वैल्यू रहेगी आई। नेक्स्ट आपको करंट्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए ये आई है, इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स I1। करंट डिवीजन फॉर्मूला लगा दें, सॉरी उससे पहले आपको आई फाइंड आउट करना पड़ेगा। आई की वैल्यू क्या रहेगी, V = IR 12/8। ये जो वैल्यू है वो आपकी करंट, सोर्स करंट की वैल्यू रहेगी, 1.5 एम्पियर करंट की वैल्यू रहेगी। तो I1 आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सोर्स करंट इनटू रेजिस्टेंस I1 है, दैट मीन्स सेकेंड रेजिस्टेंस रहा होगा ये 6/3 + 6। देखिए क्या वैल्यू आती है। इसी तरह से I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 1.5 सेकेंड, अगर ये सेकेंड है, सॉरी हाँ ये सेकेंड R3 जो है वो सेकेंड रेजिस्टेंस है, तो इस केस में आपके पास रेजिस्टेंस जो रहेगा यहाँ पे वो 3 रहेगा और यहाँ 3 + 6 रहेगा। देखिए क्या वैल्यूज आती हैं, कैलकुलेशन कीजिए। ये वैल्यू रहेंगी। नेक्स्ट है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वोल्टेज 5 ओम के अक्रॉस क्या रहेगा, 5 ओम के अक्रॉस V = IR ही आपने फॉर्मूला यूज करना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 है, करंट की वैल्यू क्या आ रही है, 1.5 आ रही है। देखिए ये कैलकुलेशन करके आता है 7.5। अगर 1 ओम अगर आपको देखना है तो 1.5 करंट की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है, वैल्यू रहेगी 1.5। 3 ओम के क्रॉस देखना है तो 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू है, करंट इसमें 1 है, दैट मीन्स 3 वोल्ट। 6 के क्रॉस देखना है, ये सब आप कैलकुलेशंस खुद कर सकते हैं। आपको करंट अगर पता चल गया है तो ये सब कैलकुलेशंस आपके लिए इजी ही होंगे। देख लीजिए अब ये दोनों आपस में, ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में पैरेलल है, दैट मीन्स इनके अक्रॉस तो वोल्टेजेस सेम ही आनी चाहिए। क्या आपकी कैलकुलेशन में ये वोल्टेजेस सेम आ रही है, अगर वो सेम आ रही है दैट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज डिवीजन इन कॉम्प्लेक्स सीरीज पैरेलल सर्किट। देखिए किस तरह से हम कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करने हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर फाइंड आउट करने हैं। देखिए 8 किलो और 8 किलो पैरेलल है, देन इसका कॉम्बिनेशन कुछ सीरीज और पैरेलल के साथ कनेक्टेड है। पहले 8 किलो और 8 किलो को अगर हम देखें तो 8 किलो 2 है, 8/2 हो जाएगा। रेजिस्टेंस, इक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या वैल्यू रहेगी, 4 किलो ये वैल्यू रहेगी। ये वाला कॉम्बिनेशन इसके साथ 6 किलो के साथ सीरीज में हो जाएगा, देन 10 किलो, ये दोनों कॉम्बिनेशन
ये दोनों कॉम्बिनेशन 6 और 4 सीरीज में है, दैट मीन्स ये क्या वैल्यू रहेगी, सीरीज में रहेगा, दोनों का सम हो जाएगा 6 + 4 इज इक्वल टू 10 किलो, 10 किलो, 5 किलो। देन अगेन ये 10 किलो और ये 10 किलो आपस में किस में आ रहे हैं, पैरेलल में आ रहे हैं, दैट मीन्स 10/2 हो जाएगा इक्वल, दैट इज 5K, 5K, 15 वोल्ट। अब ये पूरा का पूरा कनेक्शन सीरीज में आ रहा है, दैट मीन्स आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 20 + 5 + 5। देखिए क्या वैल्यू आती है, 30 किलो ओम। आंसर आपका रहेगा 30 किलो ओम। अगर आपको करंट्स फाइंड आउट करने हैं, देन दिस आई विल बी इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई विल बी इक्वल टू 15/30। क्या वैल्यू आती है, 0.5। अगर रेजिस्टेंसेस किलो में है तो अगेन आपकी करंट की वैल्यू मिली एम्पियर में रहेगी, 0.5 मिली एम्पियर। तो अब देख लीजिए यहाँ 0.5 मिली एम्पियर है, यहाँ भी 0.5 मिली एम्पियर है। अगर आप इन दोनों रेजिस्टेंसेस को ध्यान से देखें तो ये 10 किलो का है, ये 10 किलो का है, दैट मीन्स ये दोनों में करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। क्या वैल्यू रहेगी, 0.5 मिली एम्पियर अपॉन 2। क्या वैल्यू रहेगी, 0.25 मिली एम्पियर का ये करंट दोनों में, इसमें भी 0.25 का, इसमें भी 0.25 का मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। देन अगर हम इस सर्किट की बात करें, इसमें 0.25 है, इसमें भी 0.25 मिली एम्पियर का करंट। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, देखिए I2 फाइंड आउट हो चुका है, इसमें 6 किलो में क्या वैल्यू आ रही है, 0.25 मिली एम्पियर की वैल्यू आ रही है। तो अगेन ये रेजिस्टेंसेस 8 किलो और 8 किलो इक्वल है, करंट अगेन इक्वली डिवाइड हो जाएगा। हम क्या कहेंगे, 0.25/2 नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांचेस, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.125 मिली एम्पियर। दैट मीन्स I3 की वैल्यू हो जाएगी 0.125 मिली एम्पियर, I4 की वैल्यू भी 0.125 मिली एम्पियर। ये I तो सोर्स करंट, ये वाला I तो सोर्स करंट ही है। I1 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 0.25 मिली एम्पियर, I2 की वैल्यू 0.25 मिली एम्पियर और I की वैल्यू आपकी है 0.5 मिली एम्पियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा। वैल्यूज मैं आपको एक बार नोट करवा देती हूँ ताकि आप कैलकुलेशन करें और उन्हें मैच कर सकें। अगर आपके पास करंट्स की वैल्यू आ चुकी है तो वोल्टेज ड्रॉप भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, खुद करिएगा। मैं आपको वैल्यूज बता देती हूँ। बिल्कुल ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। कैलकुलेशंस बहुत इजी हैं, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। करंट डिवीजन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें वोल्टेजेस भी डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। देखिए हमने रेजिस्टिव सर्किट्स की बात कर ली, अभी हम सेल्स की भी बात करते हैं। अगर सपोज कुछ भी एक 5 वोल्ट है, अगर मुझे 10 वोल्ट चाहिए हो तो मैं दो 5 वोल्ट सेल्स को कनेक्ट कर दूंगी और 10 वोल्ट मुझे मिल जाएगा। बिल्कुल, अगर मुझे पॉजिटिव में चाहिए मैं सीरीज एडिंग में इन्हें कनेक्ट कर दूंगी।
10 वोल्ट का आपके पास आउटपुट में वोल्टेज ऑब्टेन हो जाएगी। इलेक्ट्रिक सेल्स में भी कनेक्टेड आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल टू फॉर्म बैटरीज। अगर बैटरी फॉर्म करनी है तो सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ईएमएफ क्या रहता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर हम जिसे सिंपल वोल्टेज कह सकते हैं। एंड करंट ऑब्टेन फ्रॉम सिंगल सेल्स आर स्मॉल व्हेन हाई वोल्टेज एंड हाई करंट्स और बोथ आर रिक्वायर्ड सेल्स आर ग्रुप्ड। क्यों ग्रुपिंग कर रहे हैं? क्योंकि हमें हाई वोल्टेज या फिर हाई करंट की जरूरत है। कॉम्बिनेशंस 3 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। देखिए, या तो सीरीज में कनेक्टेड हो, या तो पैरेलल में कनेक्टेड हो, या तो सीरीज पैरेलल दोनों में कनेक्टेड हो, जिसे हम मिक्स्ड ग्रुपिंग कहेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। ठीक है, सेल्स इन सीरीज, सीरीज ग्रुपिंग, सेल्स इन पैरेलल, पैरेलल ग्रुपिंग, सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग इज कॉल्ड एज मिक्स्ड ग्रुपिंग। चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं। सेल्स इन सीरीज, हम क्यों सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और कौन सी कंडीशंस रहेंगी कि मैक्सिमम करंट हमें मिल पाए, वो सब हम देखने वाले हैं। व्हेन वोल्टेज रिक्वायर्ड इज मोर देन दैट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सिंगल सेल, ए नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू मीट द रिक्वायरमेंट। अगर वोल्टेज ज्यादा चाहिए हमें, जो एक सेल दे पा रहा है, जैसे हमने प्रीवियस एक एग्जांपल देखा 5 वोल्ट का, अगर 10 वोल्ट चाहिए तो हम उसे दो सिंगल सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, हमें आउटपुट में 10 वोल्ट मिल जाएगा। Cells are said to be connected in series if negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the cells and so on, so on. देखो, हमने देखा कि सीरीज में किस तरह का कनेक्शन होता है। सीरीज में अगर सीरीज एडिंग चाहिए, अगर वोल्टेज हमें ज्यादा चाहिए, तब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना पड़ेगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो, तभी एक सम होके एक हायर वोल्टेज मिलेगी हमें। दैट मीन्स क्या होना चाहिए? सीरीज एडिंग, सॉरी हाँ, सीरीज एडिंग होना चाहिए, तो नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के सेल से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँ, इस तरह से ड्रॉ कर सकती हूँ। सपोज n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, इस तरह से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरह से करंट जा रहा है। देखिए, current delivering capacity of such a combination is equal to that of the single cells which has the lower current delivering capacity। कुछ नहीं है, ये जो भी स्टेटमेंट्स हैं बहुत इजी हैं, इनमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि सीरीज में क्या होता है, देखिए सीरीज में क्या होगा, जो एक रेजिस्टेंस में करंट होगा वही दूसरे में होगा। तो जो जितना सेल एक सेल करंट प्रोवाइड करवा पा रही है, उतना ही कॉम्बिनेशन भी उतना ही करंट प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि सीरीज में करंट हमेशा ही सेम रहता है। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंट रहती है बट करंट जो है वो सेम रहता है। तो इसका करंट सेम होगा बट जो वोल्टेज है वो हायर वोल्टेज हमें मिलेगी। हम अब सपोज कर रहे हैं कि n नंबर ऑफ सेल्स ऑफ वोल्टेज V एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन सीरीज। सपोज हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है और इस तरह के n सेल्स है वो कनेक्टेड है सीरीज में। तो टोटल बैटरी वोल्टेज क्या हो जाएगी? देखिए, टोटल बैटरी वोल्टेज क्या हो जाएगी? अभी मैं क्या कह रही हूँ कि अगर सीरीज में है तो वोल्टेजेस क्या हो जाती हैं? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस, अगर ये इक्वल है इस तरह से Vn रही होंगी। अगर ये वोल्टेजेस इक्वल हैं, दैट मीन्स नंबर कितने सेल हैं, कितने वोल्टेजेस हो जाएंगी? n इंटू वी। अगर एक की V है तो ये n इंटू वी हो जाएगी। देन नेक्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी भी n इंटू आर हो जाएगा। अभी हमने प्रीवियस ही स्लाइड्स में हमने देखा कि नंबर, टोटल नंबर एंड रेजिस्टेंस इंटू total number of resistances that are connected in series and the magnitude of that resistance value will be the total R equivalent। R जो है आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अगर मुझे टोटल सर्किट रेजिस्टेंस अब देखना हो तो क्या हो जाएगा? जो इन सेल्स का रेजिस्टेंस है और जो ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस N R प्लस R। ये जितना भी सेल्स का है, या फिर हम कह दें ये बैटरी का है, क्योंकि सेल के कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो ये बैटरी का है और ये जो है आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब हम क्या फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहे हैं? करंट। और इससे कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, इससे हम कंडीशन फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू कब रहेगी, उसके लिए रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होना चाहिए। देखिए,
अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट क्या रहेगा, V इज इक्वल टू आई आर रहता है, तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। बट इस केस में आपके पास टोटल वोल्टेज क्या आ रही है, N इंटू वी। N इंटू वी टोटल बैटरी की वोल्टेज आ रही है, क्योंकि एक एक सेल तो आपको V दे रहा है, पर ऐसे N नंबर ऑफ सेल लग रखे हैं, तो N इंटू वी रहेगी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी, ठीक है। तो इस आई को स्टडी करने के लिए, आई की एनालिसिस के लिए, करंट के एनालिसिस के लिए हम दो केसेस कंसीडर करते हैं। फर्स्ट केस है हमारे पास, सपोज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस बैटरी रेजिस्टेंस। सेकंड केस है इफ आर इज वेरी वेरी लेस देन एन आर और बैटरी रेजिस्टेंस। अगर हम ये कहते हैं कि इस दिस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बैटरी रेजिस्टेंस, तो क्या रहेगा, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू बहुत ही कम है, सपोज इसकी 10 है, इसकी 0.01 है, तो 10 बहुत ही ग्रेटर है इससे, दैट मीन्स हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन वी अपॉन आर। और ये क्या है, V अपॉन आर इज करंट ड्यू टू वन सेल, दैट मीन्स करंट आई इज इक्वल टू एन इंटू करंट ड्यू टू वन सेल है, क्योंकि एक सेल क्या है, एक सेल की वोल्टेज V है, उसमें अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में R ही कनेक्ट कर रही हूँ, तो इसमें इसका करंट क्या रहेगा, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर ही रहेगा, ठीक है। तो ये I की वैल्यू आ जाएगी। देन अगर सेकेंड केस लेके चलते हैं कि इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन दिस बैटरी रेजिस्टेंस, तब आप इस R को इग्नोर कर सकते हो। अगर आप इस R को इग्नोर कर सकते हो, तो आपके पास करंट की वैल्यू कुछ इस तरह से रहेगी, N से N कैंसिल हो जाएगा, देन I विल बी इक्वल टू करंट ड्यू टू वन सेल। देखिए ये कैलकुलेशंस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका रिजल्ट हम याद रखेंगे। इसका क्या मतलब है, दोनों के केस में करंट मैक्सिमम किस में आ रहा है, देखिए इस केस में आ रहा है N टाइम्स V अपॉन आर, इसमें आ रहा है V अपॉन आर। That means in order to get maximum current, external resistance R should be very high as compared to the internal resistance of the battery NR. अगर हमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू देखनी है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही हाई होनी चाहिए। देखिए ये जो आपके रिजल्ट है, आपको ये ध्यान होना चाहिए बिल्कुल, और आपको ये कैलकुलेशंस याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखते हैं अगर पैरेलल में सेल्स हैं तो क्या करंट की कंडीशन आती है, वो भी हम देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस इसी तरह से फ्रेम कर दिए जाते हैं कि पैरेलल में सेल हैं, तो आपके पास रेजिस्टेंस की क्या, मैक्सिमम करंट करना है तो रेजिस्टेंस की क्या कंडीशन होनी चाहिए, कौन सा रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, कौन सा रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, या किस तरह की कंडीशन होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सेल्स इन पैरेलल, अब देखिए हमने कहा था कि अगर सीरीज का केस है तो करंट तो सेम था, अगर मुझे वोल्टेज की वैल्यू हाई चाहिए थी तो मैं उन्हें सीरीज में कनेक्ट कर दे रही थी। तो इससे बिल्कुल अपोजिट रहेगा पैरेलल के केस में, अगर मुझे करंट की वैल्यू हाई चाहिए तो मैं उन्हें सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगी। अब पैरेलल कनेक्शन तो अभी आपने प्रीवियस देखा, आपको पता है साइड बाय साइड अगर हम कनेक्ट कर दें तो उसे हम क्या क्या कहते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग। इन पैरेलल ग्रुपिंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल्स आर ज्वाइंट टुगेदर and in like manner all the negatives are connected together। देखिए अगर मैं एक सर्किट ही बनाना चाहूँ, सपोज m नंबर ऑफ रोज हैं, m नंबर ऑफ सेल्स हैं जो कनेक्टेड हैं, सॉरी ये रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, सपोज m नंबर ऑफ सेल्स हैं जो कि पैरेलल कनेक्टेड हैं, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, हर एक का R है, तो टोटल का क्या हो जाएगा, R बाई एम। अभी हमने देखा R बाई एम हो जाएगा। अगर वोल्टेज की बात कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ सिंगल जो है वो VV दे रहा है, तो हमने क्या कहा कि पैरेलल में वोल्टेजेस सेम रहती हैं, दैट मीन्स टोटल वोल्टेज भी ये सेम ही देगा। जैसे प्रीवियस केस में करंट जो सेम था, इस केस में पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम है, दैट मीन्स वोल्टेज अगर मुझे हायर चाहिए तो मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगी, बट इस केस में करंट अगर हायर चाहिए तो मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगी। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये टोटल अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के सीरीज में कॉम्बिनेशन रहेगा, तो मैं क्या कहूंगी, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस R बाई एम।
तो उसी तरह से हम नेक्स्ट करंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। करंट विल बी इक्वल टू वोल्टेज, अब इस केस में तो सेम ही है, V रहेगा अपॉन R इक्विवेलेंट। इसे इसमें इसकी वैल्यू इसमें पुट कीजिए और देखिए क्या आता है। करंट इज इक्वल टू MV अपॉन MR प्लस R। उसी तरह से हम केसेस बनाएंगे, दो केसेस। हम क्या करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम करंट किस केस में आपको मिलता है, उसके लिए आपके पास रेजिस्टेंस की क्या कंडीशन होगी वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और रिजल्ट को हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और कैलकुलेशन को अगर भूलना भी चाहें तो भूल सकते हैं। अगर कोई ग्रेजुएशन वाला बच्चा हमारे साथ जुड़ा है तो उसके लिए कैलकुलेशंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में पूछी जा सकती है। देखिए, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल पैरेलल सेल, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब इस केस में अगर ये कम है, ये वैल्यू कम है, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी कैलकुलेशन में, एंड आई विल बी इक्वल टू करंट ड्यू टू वन सेल। अगर सेकंड केस लेते हैं, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉलर देन दिस रेजिस्टेंस, बैटरी रेजिस्टेंस, सॉरी सेल रेजिस्टेंस, देन आपके पास करंट की वैल्यू m इंटू करंट ड्यू टू वन सेल। तो अगर आपने को प्रीवियस कैलकुलेशन याद हो और ये कैलकुलेशन याद हो तो बिल्कुल अपोजिट रह रहा है। अब इस केस में अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। प्रीवियस केस में क्या था कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन बैटरी रेजिस्टेंस। ये सीरीज का केस था, बट पैरेलल का केस बिल्कुल अपोजिट है। आर शुड बी वेरी वेरी लेस देन बैटरी रेजिस्टेंस। देखिए, ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का क्या केस बनता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसे। रिजल्ट्स याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग। हो सकता है कि हमें करंट की वैल्यू भी ज़्यादा चाहिए हो, वोल्टेज की वैल्यू भी ज़्यादा चाहिए हो। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे वोल्टेज सेम ही आ रही है, अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो करंट सेम ही आ रहा है, हाँ वोल्टेज उसमें ज़्यादा आ रही है। बट अगर दोनों की रिक्वायरमेंट हायर है, वोल्टेज भी मुझे ज़्यादा चाहिए, करंट भी मुझे ज़्यादा चाहिए, तो मैं सीरीज पैरेलल या फिर मिक्स्ड ग्रुपिंग को यूज़ करूँगी। देखिए, एक सर्किट बना लेते हैं फटाफट से। सपोज यहाँ पे m उसी तरह से m रोज हैं जैसे प्रीवियस केस में देखा, और सेल्स जो हैं वो n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इसी तरह की m रोज हैं। करंट I फ्लो हो रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगेन R है। इस केस में देखते हैं हम क्या होगा। देखो, n सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज विद m सच रोज। रेजिस्टेंस अगर हर एक का देखना है, हर एक रो का देखना है, अभी हमने देखा n इंटू आर हो जाएगा क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। बैटरी, टोटल बैटरी रेजिस्टेंस देखना है तो जो एक ब्रांच का आ रहा है, हर एक ब्रांच का आ रहा है एन आर अपॉन नंबर ऑफ सच ब्रांचेस, वो क्या है, m है, तो अपॉन n r बाई m हो जाएगा। अगर बैटरी EMF देखनी है तो वो क्या रहेगी, NV, जो भी सीरीज में कनेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आएगी। करंट आपको देखना है तो V इक्वल टू IR से फाइंड आउट कर लेंगे। करंट की ये वैल्यू रहेगी, इसे बिल्कुल सेट कर लीजिएगा तो आपके पास फाइनल ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम दो केसेस बनाने की कोशिश करेंगे। क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा रिलेशन जिसमें आपका करंट मैक्सिमम हो। देखिए, कैलकुलेशन इसमें बहुत लंबी जाती है, वो आप अपनी बुक्स में देख लीजिएगा। बट अगर सपोज मैं कहूँ कि करंट की वैल्यू ये आ चुकी है, आप इसे यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, तो होना क्या चाहिए, अगर मुझे करंट की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो ये जो भी डिनोमिनेटर में है ये वैल्यू लो होनी चाहिए। सपोज ये मैं चाह रही हूँ कि ये बहुत हाई हो, तो ये वैल्यू सपोज मैं कहूँ कि जीरो ही हो जाए, ये जो लोअर डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये जीरो ही हो जाए, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में देख सकते हैं। तो इसी से अगर मैं कहूँ कि मैं कंडीशन बना रही हूँ इक्वल टू जीरो है, आर के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का क्या केस बनना चाहिए वो देखना चाहूँ। अगर मैं इसे मैग्नीट्यूड में देखना चाह रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, NR बाई M, और ये क्या है, बैटरी का रेजिस्टेंस। तो देखिए क्या कंडीशन आ गई इस केस में, दैट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू बैटरी रेजिस्टेंस। देखिए,
ये आपको फाइनल रिजल्ट बिल्कुल याद होना चाहिए। R इज इक्वल टू बैटरी रेजिस्टेंस। तो हमने देख लिया, एक सीरीज का केस देखा, एक हमने पैरेलल का देखा, एक हमने सीरीज पैरेलल का देखा। फर्स्ट केस में आपके पास रेजिस्टेंस should be very higher than battery resistance, external resistance. Second case में external resistance should be very less than battery resistance, and third case में this should be equal to battery resistance. थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स इसी तरह का इसी तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।